अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली स्टोरी एकेडमी के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट्स ओवर फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड। इसको हम मल्टीपल डायमेंशन से जो है ना डिस्कस करेंगे। और फ्रांस पे क्या इम्पैक्ट पड़े, इटली पे क्या इम्पैक्ट पड़े, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ये हैं। तो फ्रांस जैसे कि जर्मनी ऑक्यूपेशन से आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर जो है एक पर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, और इनके जो रियल सस्पेक्टेड होते हैं वो नाजी कोलैबोरेटर्स होते हैं। तो पर्क शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये जो है ना एक्स्ट्रा लीगल मैनर के जो है ना वो एक्स्ट्रा लीगल मैनर के ज़रिए लिया जाता है। स्टार्ट होता है बाय द फ्रेंच रेजिस्टेंस, जिनको ऑपरेशन सिविक कहा जाता है, वाइल्ड पर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंच वुमेन जिनका जर्मन सोल्जर्स के साथ एक रोमांटिक रिलेशंस था, ठीक है, और उनको ह्यूमिलेट किया जाता है पब्लिकली और उनके हेड को शेप किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशंस शुरू हो जाती हैं। एक एग्जीक्यूशन की लहर शुरू हो जाती है, 10,000 लोगों को किल किया जाता है। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दी जाती है जब, तो फिर इसके बाद लीगल पर्क शुरू हो जाता है। ऑपरेशन लीगली के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ पे जो है कोई भी इंटरनेशनल वार क्राइम्स ट्रायल नहीं होते फ्रेंच कोलिब्रेटर्स के लिए, क्योंकि इनका ट्रायल्स ऑलरेडी डोमेस्टिक कोर्ट्स में हो रहा होता है। 3 लाख केसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं और 1,20,000 लोगों को सजा दी जाती है। 6,763 लोगों को सजाए मौत दी जाती है और 751 लोगों को कैरिड आउट किया जाता है। और इनमें से कुछ लोगों को कुछ सालों के बाद एमनेस्टी दी जाती है। ठीक है, फिर अगर हम इटली की बात करें, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब, क्योंकि आपको पता है इटली में फाशिस्ट रिजीम हुआ करता था, मोसोलिनी हुआ करता था, तो 20 सालों तक जो है ना फाशिस्ट रिजीम देखा लोगों ने। और फिर उन्हीं लोगों ने अपने लीडर को, मोसोलिनी को, जो को फांसी पे लटकाया उनकी वाइफ के साथ। तो इस तरह से जब जैसे ही वर्ल्ड वार टू खत्म हुई, फाशिस्ट रिजिम खत्म हुआ, तो उसके बाद भी लोगों में गुस्सा था मोनार्की के अगेंस्ट, फाशिस्ट रिजिम के अगेंस्ट। ठीक है, और 1946 में इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफरेंडम फिर किया जाता है 2 जून को, और इस दिन को आज तक सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टा डेला रिपब्लिका के नाम से जाना जाता है इस दिन को। और यहाँ पर जो है ना इस दिन को इटालियन मोनार्की को एबॉलिश किया जाता है। ठीक है, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉर्थ और इटली जो है वो फाशिस्ट रूल होता है यहाँ पर, और इन दोनों स्टेट को रिपब्लिक बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम इटालियन वुमेन को राइट दिया जाता है कि नेशनल लेवल पे वोट दें। फिर सेकंड लेवल जो है ना सेकंड टाइम जो है वो ओवरऑल लोकल इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर भी उनको राइट दिया जाता है। सेकंड इलेक्शन में विक्टर एमेंडल के बेटे अम्बर्टो टू को जो है ना वो एब्डिकेट किया जाता है और उसको एग्जाइल कर दिया जाता है। फिर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया जाता है 1 जनवरी 1948 को, और ये काम करते हैं एंटी फाशिस्ट लोग होते हैं जिन्होंने इटालियन सिविल वार में नाजी और फाशिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट उन्होंने लड़ा था। ठीक है, फिर यही लोग कंस्टिट्यूटिव असेंबली बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जैसे कि जर्मनी और जापान में वार क्राइम ट्रिब्यूनल हुआ था, तो इटालियन मिलिट्री के अगेंस्ट वार क्राइम ट्रिब्यूनल नहीं हुआ था, पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट वार क्राइम ट्रिब्यूनल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इटालियन रेजिस्टेंट समरीली एग्जीक्यूट कर दी जाती है। उनमें से मोसोलिनी होता है, मोसोलिनी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द वार। और फिर टोग्लियाटी एमनेस्टी होती है यहाँ पर। ये नाम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से लिया जाता है। सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ पार्डन्ड ऑल वार टाइम, ठीक है, कॉमन एंड पॉलिटिकल क्राइम्स इन 1946। फिर 1947 में इटली के साथ ट्रीटी ऑफ पीस होता है, और यहाँ पर इटालियन कॉलोनियल एम्पायर को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ बॉर्डर्स की रिविजन्स कर दी जाती है। और जैसे कि हम इटालियन आइलैंड की बात करें, तो एगन को किंगडम ऑफ ग्रीस को दिया जाता है। फ्रांस ऑफ बर्गा और टेंडा को जो है वो उनकी भी माइनर रिविजन्स की जाती है फ्रेंको इटालियन बॉर्डर के साथ। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ पीस के तहत जो इटली के साथ होती है, इस्ट्रा, कर्नावार और कुछ जूलियन मार्च के जो हिस्सा था ज़्यादातर, एज वेल एज द डालमेशन सिटी ऑफ ज़ारा, उसको यूगोस्लाविया अनेक्स करता है। इस्तारियन डालमेशन जो है एक्सोडस, जिसकी वजह से इमिग्रेशन शुरू होती है 2,30,000 और 3,50,000। उसमें जो लोकल एथनिक होते हैं इटालियन, इस्टारियन इटालियंस होते हैं, डेलमेशन इटालियंस होते हैं, और कुछ बीइंग एथनिक सोल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, और एथनिक क्रिश्चियंस होते हैं और एथनिक एस्टो रेमेनेंट्स होते हैं। अब ये जो कुछ एथनिक सिटी है, ये इटली इटालियन सिटीजनशिप को मेंटेन करने का सोचते हैं, वो चूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये लोग इटली की तरफ और कुछ सिमिलर नंबर्स टूवर्ड्स अमेरिकाज की तरफ जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं और कुछ साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं। 1947 में ट्रीटी ऑफ पीस होता है, और यहाँ पर इस ट्रीटी ऑफ पीस के तहत
कुछ जो है वो वार रिपेरेशन लोन दिया जाता है, ऐसे समझे पेमेंट दी जाती है। इटली को जो पेमेंट मिलती है 3,60,000 मिलियन डॉलर्स में उस वक्त 1938 के ये पैसे की बात है, ठीक है। और फिर 125 मिलियन डॉलर्स जो है वो यूगोस्लाविया को दिए जाते हैं, ग्रीस को 105 मिलियन डॉलर्स, सोवियत यूनियन को 100 मिलियन डॉलर्स, इथियोपिया को 25 मिलियन डॉलर और अल्बानिया को 5 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं, ठीक है। अब 1954 में जो फ्री स्टेट्स थी, फ्री टेरिटोरी थी यूगोस्लाविया और इटली के दरमियान, इन दोनों स्टेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी जाती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन फ्री स्टेट्स को इन इटली और यूगोस्लाविया के दरमियान बांट देता है, ठीक है। तो उस वक्त से लेकर 1975 से लेकर आज तक यही बॉर्डर सेम मौजूद है इटली और यूगोस्लाविया का, और यही कंट्रीज दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1950 में टेरेस्टा को री एनेक्स किया जाता है, इटली इसको री एनेक्स करता है और फिर टीटी ऑफ एसपीओ होता है। तो 1950 में इटालियन सोमालिलैंड जो कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटोरी के अंडर दिया जाता है, अंडर इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन, अंटर जुलाई 1960। आखिरी हमारे दो टॉपिक्स है फिनलैंड और ऑस्ट्रिया। फिनलैंड की अगर बात करें तो इन विंटर वार होती है 1939 से लेकर 1940 तक। सोवियत यूनियन फिनलैंड के न्यूट्रल हिस्सों को इन्वाइड करता है और एनेक्स करता है उसके कुछ टेरिटरी को। 1941 से लेकर 1944 तक फिनलैंड जो है ना एक नाजी जर्मनी के साथ अलाइंड होता है, उसके साथ अलाइनमेंट करता है इन अ फेल्ड एफर्ट टू रीगेन लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द सोवियत, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि नाजी और सोवियत यूनियन पहले साथ थे, उसके बाद नाजी जो है हिटलर उसको बिट्रे करता है सोवियत यूनियन को उससे टेरिटरी हासिल करने के लिए। तो फिनलैंड भी जर्मनी को ज्वाइन करता है कि ताकि वो सोवियत से टेरिटरी हासिल कर सके, ठीक है। फिनलैंड रिटेन्स इट्स इंडिपेंडेंस फॉलोइंग द वार बट रिमेन सब्जेक्ट टू सोवियत इम्पोज कंस्ट्रेंट टू इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स। ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो फेडरल स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया हैड बीन अनेक्स बाय जर्मनी। ऑस्ट्रिया को जर्मनी अनेक्स करता है। ओटोवन बिस्मार्क का जब पीरियड था और जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रही थी तो उस वक्त ऑस्ट्रिया को जर्मनी अनेक्स करता है, ठीक है। तो ये यूनियन जो है वो बैंड कर दी जाती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है वर्ल्ड वार वन के बाद, ये भी आपको पता होगा, और ओटोवन बिस्मार्क के बाद, ठीक है। मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है। और इसके बाद जो है जर्मनी को ऑस्ट्रिया को सेपरेट किया जाता है और डिवाइड किया जाता है 4 जोन्स में, ठीक है, ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी के तहत। तो ये जो जोन्स है फिर दोबारा 1955 में रीयूनाइट होते हैं और फिर रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया बनता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इम्पैक्ट वर्ल्ड वार टू का कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, और मजीद कुछ डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट और टॉपिक पे बात करेंगे।